हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 269th एपिसोड ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात। Raj Ki Baat is in association with Kamath and Durkar Wealth Managers. A big thank you to all my sponsors. My four-wheeler driving school partner is M. Bazalwa Driving School. A big thank you to Rosetta Elite Club, which is my club partner. Tirupati Urban Cooperative Bank, which is of course my banking partner, and Globus ITI Kamti is my education partner. Well, I also cycle, so my cycling partner is Naresh Chandra and Company, which has been cycling Nagpur for past 91 years. एक लंबा अरसा होता है 91 ईयर्स, मतलब हम क्या बात कर रहे हैं। लेकिन हर चीज की एक लेगेसी है, हर चीज की एक पीरियड है, एक वक्त है, एक श्रृंखला है वक्त की, एक साइकिल है जो बहुत लंबे समय तक चलती है। साइकिल सिर्फ समाजवादी पार्टी का राइट नहीं है, साइकिल हम हर किसी का एक राइट है। और उस साइकिल को जब हम ध्यान में रखते हैं तो जो बात निकल कर आती है वो ये है कि सच जो है वो घूम फिर कर वापस आता है। एक पार्टी जो 2011 में जन लोकपाल बिल के सपोर्ट में आई, ये पार्टी बाद में बनी, पहले जन लोकपाल बिल की शुरुआत 2011 में हुई। 2011 में हमें ये एहसास दिलाया गया कि एक अरसे से हमारे देश को लूटा जा रहा है, इन शॉर्ट हमें लूटा जा रहा है। 2011 में जब ये आवाज उठी तब पूरा देश, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली का एक मैदान है, मैदान का नाम मैं भूल रहा हूँ, रामलीला मैदान, दिल्ली के रामलीला मैदान से ये चीज की शुरुआत हुई। और देश के हर कोने में जहां पर लोग इस बात को लेके सपोर्ट करते हैं कि भारत में करप्शन उस वक्त था, लोगों ने सपोर्ट किया उस पूरे के पूरे जन लोकपाल बिल मूवमेंट को, विच वाज इंडिया अगेंस्ट करप्शन। एंड उस मूवमेंट का सपोर्ट किया। उस मूवमेंट के बाद बहुत सारी चीजें बदली, जिसमें से एक थी सरकार बदली। 2014 में एक नई सरकार आई, एक नई पार्टी की सरकार बनी, और उसके बाद देश आज उसी पार्टी के अंदर चल रहा है। लेकिन जिन लोगों ने जन लोकपाल बिल को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया वो लोग आज देश के सबसे बड़े नामों में से एक हैं। एक नाम है अरविंद केजरीवाल जी, एक नाम है कुमार विश्वास, एक नाम है किरण बेदी, एक नाम है योगेंद्र यादव, एंड ऑफ कोर्स एक नाम जो मैं शायद भूल रहा हूं, प्रशांत भूषण। तो ये कुछ बड़े नाम हैं और उसके साथ और भी बहुत सारे नाम जुड़े। लेकिन उन्होंने ये सभी बड़े नाम जब इस पूरे के पूरे एजेंडे के साथ जुड़े तब उन्होंने उम्मीद जगाई इस देश के हर युवा के अंदर में, हर व्यक्ति के अंदर में, हर व्यक्ति विशेष के अंदर में कि अब इस देश में चीजें बदलेंगे। बदलाव हम देख रहे हैं, लेकिन एक बदलाव नागपुर वासी भी कई वर्षों से उम्मीद कर रहे थे कि जब ये पार्टी न्यू दिल्ली में इतने बड़े वोटों से जीतकर वहां की पूरी सत्ता संभाल रही है, उसने पंजाब में भी कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी आम आदमी पार्टी कमजोर है। आम आदमी पार्टी अपनी जगह नहीं बना पाई। हम भले ही बहुत रिस्पेक्ट से कहते हैं आप, लेकिन आप आज नहीं है। पर मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस बेरर्स, मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराऊं। मेरे साथ हैं जगजीत सिंह जी। जगजीत जी नमस्कार। नमस्कार। मेरे साथ हैं वानखेड़े सर, नमस्कार सर। नमस्कार। एंड मेरे साथ हैं कविता सिंगल मैम नमस्कार। सर आपसे शुरू करता हूं, क्या हुआ सर नागपुर में आम आदमी पार्टी अपना डिजिटल ब्रांडिंग के थ्रू तो जगह बना पाया, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर लोगों के मन में नहीं, लोगों के दिल में नहीं और लोगों के वोटों में नहीं। आम आदमी पार्टी नागपुर में, आपको ये जानकारी हम दे दें कि हर विधानसभा में हमारी कमेटी है जी, हमारे लोग हैं जी, 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में हमारी कमेटी है। हमारे इवन वार्ड में, प्रभाग में भी मेंबर्स हैं, हमारे मेंबर्स हैं। हाँ, जो आप विजिबिलिटी की बात करते हैं, सब बात करते हैं, इसमें पैसा लगता है, इसमें मीडिया का सपोर्ट लगता है। बहुत सारी एक्टिविटीज हमने नागपुर में की हैं जो नागपुर के लोगों के लिए की है। बहुत सारे हमने सब्जेक्ट नागपुर के लोगों के हैंडल किए हुए। बचत गट का एक बहुत बड़ा इशू था, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस जो लोन देती थी और उनसे लूटा जाता था, उसको लेकर के बचत गट का हमने पूरे एरिया में मोहल्ला सभा लेकर के लोगों से जन जागृति की। उनके 750 पेज के हमने पूरे के पूरे पेजेस
डिविजनल कमिश्नर को दिए कि इसकी इंक्वायरी की जाए। ये फोर्सफुल वसूली करते हैं, वो फोर्सफुल वसूली बंद हो गई और बंद होने के बाद में उन लोगों को, जिन लोगों को परेशानी थी, उनकी परेशानी खत्म हो गई। ऐसे बहुत सारे विषय हमने नागपुर के अंदर में हैंडल किए हैं। बहुत सारे गड्ढे किए जाते थे, रास्ते बराबर रिपेयर होते नहीं थे, उन गड्ढों का हमने नामकरण किया। वहां के कॉर्पोरेटर का, वहां के एमएलए का, वहां के सांसद का वहां नाम लिख करके हमने बोर्ड लगाया, वो गड्ढे बंद कर दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी हमेशा डेपुटेशन, हमेशा अपना काम जोन में, डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर में म्युनिसिपल कमिश्नर को, कलेक्टर को, इनको काफी सारे हमारे डेपुटेशन जाते रहते हैं, करते रहते हैं। आम आदमी पार्टी एक्टिव है। लोगों तक, लोग हमारे पास में अभी तक के क्यों नहीं आए हैं, ये एक सवाल है, क्योंकि लोग आज की तारीख में शायद मोदी जी के फेवर में पूरे देश के अंदर में 2 बार उनको सरकार दी है, तो उनको चांस दिया है देखने के लिए। लेकिन लोगों को अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, इसका पूरा उसके ऊपर में नजर है। जब हमारा इंटरैक्शन उनसे होता है, वो बिल्कुल कहते हैं, हर इंसान को पता है कि स्कूल, शिक्षा, इसके अंदर में बहुत बढ़िया काम दिल्ली में हो रहा है। ऐसा ही काम अपेक्षित है महाराष्ट्र में और पूरे देश के अंदर में, और लोग हमारे से उसकी बात करते हैं। आम आदमी पार्टी अब नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ने जा रही है और हमने फैसला किया है, हमारे कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन आने शुरू हो गए हैं, ट्रेनिंग सेशंस शुरू हो गए हैं। वी आर डूइंग इट एंड हम लोग हमें चाहते हैं, हमें ये पता है, हम भी लोगों तक पहुंच जाएंगे। वानखेड़े सर, आम आदमी पार्टी जिस तरह से ये टोपी लगाकर लोगों को अपने तरफ आकर्षित करती है, आप हमेशा से कहते आए कि बाकी पार्टियां टोपी पहनाने का काम करती हैं, लेकिन टोपी पहनकर सिर्फ आप ही लोग रास्ते पे उतरते हैं। लेकिन आजकल पिछले कुछ समय से 2014 में आप नहीं दिखे, 2019 में आप नहीं दिखे, आप वेट किसका कर रहे हैं? नहीं, हम लोग 2014 में लोकसभा चुनाव लड़े थे और हमें सर लड़े जरूर थे, दिखे नहीं थे, मैं वो पूछ रहा हूँ। हाँ, हम लोगों को वोट भी मिले थे ठीक ठाक, लेकिन हम लोग 2014 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सके। उसके बाद 2017 में हम कारपोरेशन का चुनाव नहीं लड़ सके, जिसके कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन अभी हमने जैसा अभी बताया कि 2022 का कारपोरेशन चुनाव लड़ने का हमने तय कर लिया है। खाली नागपुर में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर कारपोरेशन के चुनाव। और आपको बताने में काफी हमें हर्ष होता है, अभी जो 2 दिन पहले ग्राम पंचायत के चुनाव के रिजल्ट आए हैं, नतीजे आए हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर, हम लोगों ने 105 सीटों पे हमारे उम्मीदवार जो थे वो चुनाव जीते हैं। आज ही गढ़चिरौली जिले के अंदर जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए उसके नतीजे आए, वहां हम लोग 66 सीटों पे लड़े थे। आंकड़ा छोटा है, लेकिन वहां पे 28 सीटों पे हम लोग जीते हैं। उसी प्रकार से आने वाले सभी चुनाव आम आदमी पार्टी, नागपुर महानगर पालिका होगा या नगर परिषद के तालुका लेवल के चुनाव होंगे या ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, सभी चुनाव लड़ने का पार्टी ने निर्णय किया है। और अभी लोगों का सपोर्ट हमें काफी अच्छा मिल रहा है। नागपुर में भी अभी हमारे गए 1 महीने के अंदर 6 ऑफिस का इनॉग्रेशन, उद्घाटन हुआ है अलग अलग एरिया में। पूर्व नागपुर में 3 ऑफिस खुल गए, पश्चिम नागपुर में 2 ऑफिस खुल गए, दक्षिण नागपुर में 2 ऑफिस खुल गए। तो ये सिलसिला अभी जारी है और मुझे लगता है हर हफ्ते हमारे तरफ 100 से अधिक नए कार्यकर्ता या नए नागरिक पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो आने वाले 1 साल के अंदर हम लोग जो नागपुर के बहुत सारे मुद्दे हैं, नागपुर में हाउस टैक्स बहुत बढ़ाया गया, नागपुर के कारपोरेशन के जो स्कूल है वो बहुत ही हालत खराब है, कारपोरेशन ने पानी का जो है वो भी फ्रांस के विओलिया कंपनी को पानी का कॉन्ट्रैक्ट देकर लोगों को लूटने का काम चालू है। आरोग्य सेवा का यदि हम कारपोरेशन का देखते हैं तो 150 अस्पताल होने के बावजूद कारपोरेशन में एक भी डॉक्टर नहीं है। तो हम लोग ये सारे मुद्दे लेकर जनता के सामने जा रहे हैं, जनता का अच्छा सपोर्ट है। और जो दिल्ली में जो अरविंद जी ने मॉडल दिया है, शिक्षा का मॉडल होगा, स्वास्थ्य का मॉडल होगा, पानी मुफ्त देने का होगा, महिला सुरक्षा होगी, अच्छे रोड बनाना, अच्छे स्क्वायर बनाना, ये सारा मॉडल कारपोरेशन के माध्यम से हम नागपुर में भी लाना चाहते हैं। और वो आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। और आप जो बोल रहे कि हम लोग रास्ते में या चुनाव में नहीं दिखे, ये बात ठीक है, लेकिन आने वाले समय में आपको हर चौराहे पे, हर रास्ते पे हमारे टोपी वाले लोग दिखेंगे। आज भी आप देखो, सुबह हमारा आजकल मोहल्ला सभा लग रही, सुबह चौक में लोगों के साथ वार्तालाप चालू हो गया।
कई सारे गार्डन में हमारे लोग टेबल लगा के बैठ रहे टोपी पहन के, और लोग उनसे मेंबरशिप ले रहे और लोग पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। कई सारे पार्टी के लीडर भी हमारे तरफ आना चाहते हैं और आ रहे हैं। कई सारे छोटे छोटे संगठन जो है, आपको बताने में हमें खुशी होती है, श्री राम सेना आप जानते हो, उसके जो आकाश सपेलकर जी कार्याध्यक्ष थे, वो हमारे पार्टी में आए हैं। कई सारे अलग अलग संगठन के लोग, अभी कुछ राष्ट्रवादी के लोग भी हमारे पार्टी में आना चाहते हैं। अच्छा लोग हैं, लेकिन उधर उनको काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, अवसर नहीं मिल रहा है। ऐसे लोग जो है वो लोग भी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और आपको आने वाले दिनों में एक अच्छा माहौल नागपुर में दिखेगा। जिस प्रकार से दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, आम जनता की सरकार है, उसी प्रकार से आने वाले कारपोरेशन में नागपुर के सामान्य व्यक्ति की, आम आदमी की सरकार बनेगी। आपका महापौर नागपुर में आपको दिखेगा। ओके कविता जी नमस्कार। जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट शुरू हुआ था, नागपुर में भी जब कसुजन पार्क में लोग इकट्ठा हुए थे, आरबीआई स्क्वायर पे इकट्ठा हुए थे, तब आरबीआई स्क्वायर से लेके वैरायटी चौक तक इतनी भीड़ थी, लोगों ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेशन किया था। युवा जुड़े थे, महिलाएं जुड़ी थी। आप एक महिला ऑफिस बेरर है ऑफ द आम आदमी पार्टी, महिलाएं जुड़ रही है, यंगस्टर्स जुड़ रहे हैं। देखिए क्या होता है, जो आपने अभी बताया कि बहुत लोग, जो एक कारवां चलता था संविधान चौक से वैरायटी स्क्वायर गांधी जी के स्टैचू के पास, बहुत सारे लोग होते थे, यकीनन बहुत, हाथ में कैंडल लिए लोग चलते थे। उसके बाद जब हमारी पार्टी बनी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद, तो हमारे पास कोई मॉडल नहीं था बताने के लिए, क्योंकि कभी पार्टी आई नहीं थी पॉलिटिक्स में। एक मॉडल की जरूरत थी, एक मॉडल लोगों के सामने। हमने ईमानदारी की बात करी, हमने भ्रष्टाचार हटाओ की बात करी, हमने बहुत सारी नई नई तरीके की बात किया, लेकिन एक मॉडल क्योंकि लोगों के सामने नहीं था, इसलिए जब ये पॉलिटिकल पार्टी बनी तो पॉलिटिक्स कम लोगों ने ज्वाइन की उसमें। उसके बाद, और दूसरा क्या होता है, महिलाएं पॉलिटिक्स में थोड़ा कम आती हैं। उन लोगों की अपनी सामाजिक और पारिवारिक जो भी प्रॉब्लम्स होती होंगी, इसकी वजह से कम जुड़ती हैं। लेकिन अब क्योंकि अरविंद जी ने दिल्ली में और आम आदमी पार्टी ने एक मॉडल पेश किया है दिल्ली में, तो उस मॉडल की वजह से आप यकीन मानिए, हम जब टोपी पहन के गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाते हैं, लोग ये बोलते हैं आप लोग लड़ क्यों नहीं रहे, क्योंकि हम बहुत सालों तक, हम लोग नागपुर में 2014 का इलेक्शन लड़े और उसके बाद अभी विधानसभा एक, और वो भी एक ही सीट लड़े थे। तो लोगों की हमसे बहुत आशाएं हैं। वो ये बोलते हैं आप लोग लड़ क्यों नहीं रहे, हमें आप जैसे पढ़े लिखे, समझदार और अच्छे लोग चाहिए, ईमानदार लोग पार्टी में चाहिए, देश में चाहिए। तो इसीलिए अब जैसे ये मॉडल आया है और हर जना तारीफ कर रहा है, अब लोगों को जगह जगह, ठीक है न्यूज में इतना नहीं आता है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया स्ट्रांग होने की वजह से आजकल लोगों के पास न्यूज पहुंच जाती है। सबको पता है कि दिल्ली के स्कूलों में क्या बदलाव आया है, या हेल्थ में कितना एक अलग, बहुत ही बढ़िया हुई है हेल्थ इश्यूज भी। तो उसी की वजह से अब लोग पार्टी बिल्कुल ज्वाइन करेंगे। आ रही हैं हमारे पास महिलाएं, जैसे कि वानखेड़े सर ने बताया, अभी हमारे पीछे 3 ऑफिस खुले इसी हफ्ते में, 6 ऑफिस खुले इस हफ्ते में। तो धीरे धीरे ऑफिस खुलेंगे, बढ़ेंगे और लोग हमको ज्वाइन करेंगे, जुड़ेंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप सवाल जरूर लिख के भेजें। मेरा वादा है कि मैं सवाल पूछूंगा। मुझे सवाल पूछने पे कृपया जोर न डालें, क्योंकि मैं आपका सवाल पूछूंगा, तो आप शो देखते रहें। बहरहाल जगदीश सिंह सर, जब आम आदमी पार्टी बनी, उसके बाद जब गठन हुआ, उसके बाद जब सरकार बनी, तब धीरे धीरे लोग बिछड़ते गए। कहते हैं कि कारवां जब चलता है तब कई सारे लोग जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद वो काफिला और लंबा चलता है, लेकिन आपके काफिले में तो लोग छूटते गए, कुछ बड़े नेता छूटते गए। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। मैं अगर नागपुर की बात करूं तो अब नागपुर में भी 7वें पन्ने पे आज अखबार पे मैंने पढ़ा कि आम आदमी पार्टी के 2 हिस्से शायद हो जाए, आम आदमी पार्टी 1 एंड आम आदमी पार्टी 2 व्हेन इट कम्स टू नागपुर। इस किस्म की कुछ अफवाहें या हकीकतें सोशल नेटवर्किंग पे भी हैं और सोशली भी ये बात घूम फिर रही है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है? सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूं कि आम आदमी पार्टी पार्ट 1 पार्ट 2 कभी भी नहीं होगी। ये इसलिए नहीं होगी कि वी आर नॉट आफ्टर इंडिविजुअल्स। एक
इंडिविजुअल खड़ा है, उसकी सोच के हिसाब से पार्टी खड़ी है। एक मोदी जी खड़े हैं और बीजेपी खड़ा है, एक गांधी जी, राहुल गांधी खड़े हैं या गांधी परिवार खड़ा है, उसके पीछे कांग्रेस खड़ी है। उस लाइन से हटकर आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी व्यक्ति के पीछे नहीं खड़ी है। आम आदमी पार्टी एक देश के अंदर में साफ सुथरी गवर्नमेंट, सही मायने में लोग जो कहते हैं राजनीति, नीति का राज करने के लिए पार्टी खड़ी है। एक ही विचार है इसका। उस वजह से इसकी पार्ट 1 पार्ट 2 कभी नहीं होगी। जो कुछ आपने पढ़ा है, कुछ लोग हर पार्टी में ऐसे होते हैं जिनको काम से ज्यादा यही काम होता है, और उसके पीछे जो किसी का हाथ होता है वो तो इलेक्शन के दौरान समझ में आता है कि ये किसी पार्टी का इंस्टिगेटेड मैटर है। दैट्स ऑल, इट इज नॉट बियॉन्ड दैट। आम आदमी पार्टी बिल्कुल जो उसके कर्मठ कार्यकर्ता हैं और जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। ऐसा हमारे साथ पहले भी हुआ है और ऐसा होता रहेगा और फ्यूचर में भी होता रहेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने रास्ते पे चलती रहेगी। कुछ तत्व ऐसे आएंगे और वो करेंगे, पार्टी अपने हिसाब से उन पे कार्रवाई करती है। हमने जीआरसी गठित की, जीआरसी में उनका जवाब मांगा, कुछ लोगों ने जवाब दिया, कुछ लोगों ने जवाब नहीं दिया, और जवाब देने के बाद उनको समय दिया गया, समय देने के बाद भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर जो हमारी जीआरसी ने डिसीजन लिया उसके हिसाब से उन लोगों को हमने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। किस किस्म का रेवोल्यूशन लाने की सोच रखते हैं आप? एनएमसी इलेक्शन लड़ने वाले हैं, किस किस्म की सोच रखते हैं? एनएमसी इलेक्शन में फंड्स लगते हैं, बहुत सारे ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी चीज़ों की तैयारियां करनी पड़ती हैं। आम आदमी पार्टी 1 साल पहले ये डिसीजन लेता है कि नागपुर महानगर पालिका में लड़ना है। एक पार्टी पिछले 18 साल से अपना एक वर्चस्व जमाकर नागपुर महानगर पालिका में बैठी है। दूसरी पार्टियां जब एक इंडिविजुअली होकर लड़ नहीं पाई तब उन्होंने अपना एक महाविकास अघाड़ी बनाया और अब स्टेट लेवल पे भी लड़े और अब वो नागपुर महानगर पालिका में भी लड़ने के लिए उत्सुक हैं और तैयार हैं, ऐसा उनका मानना है। और बीजेपी भी एक तरफ तैयार है, ऐसा उनका भी मानना है। लेकिन कोरोना काल में पता चले कि कौन काम करता है, कौन काम नहीं करता है। मेरा सवाल ये है, आम आदमी पार्टी कहाँ थी कोरोना के टाइम पे? नागपुर में कुछ किया आप लोगों ने? कोरोना के टाइम में हम लोगों ने अपना डोनेशन कलेक्ट किया, और जिस वक्त जब बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था उस पीरियड के अंदर में हम लोगों ने डोनेशन जमा करके इसी ऑफिस के अंदर में अनाज के पैकेट्स बनाए, और अनाज के पैकेट बनाने के बाद में 6000 फैमिलीज को हमने वो बांटा है। हमारे कार्यकर्ता जाते थे जहां पर लोग फंसे हुए थे, जहां पे लेबरर्स फंसे हुए थे, जहां राशन नहीं मिल रहा था, वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको कितनी किट्स जानी है, कितनी किट्स भेजना है, हम लोगों ने यहाँ पे बैठ करके पूरा उसको बनाया और दिया। लॉकडाउन में सामान लाने जाने के टाइम में भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते थे, फिर भी हमने अपनी गाड़ियों में सामान लोड करके लेके आए अनाज, और ला करके पूरी 6000 फैमिली को हमने पूरा सपोर्ट किया है लॉकडाउन पीरियड के अंदर में। सवाल आपका है कि ये अभी प्रस्तावित पार्टियां जो चुनाव लड़ने वाली है, पैसा लगता है, तो अभी अभी हमारे वानखेड़े जी ने आपको बताया है कि हमने 105 ग्राम पंचायत की सीटें जीती हैं। 105 ग्राम पंचायत की सीटें जीती है, जिसमें कोई हमारे को बहुत बड़ा खर्चा नहीं आया है, लोगों ने समर्थन दिया है। हमारे एक सरपंच तो ऐसे है, उस गांव ने रिक्वेस्ट किया कि आप लड़िए, आप सरपंच का चुनाव लड़िए, आपको हम सरपंच देखना चाहते, क्योंकि उन्होंने उनका 8-9 महीने में 18 साल का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था। लोग खुद आते हैं सामने। हम नहीं मानते हैं कि पैसे से ही चुनाव लड़ा जाता है। दिल्ली में पैसे से चुनाव लड़े थे, नहीं, लोगों के पैसे से चुनाव लड़े थे। हम बिल्कुल नहीं मानते कि लोगों के बीच में जाने से पैसा ही चुनाव से लड़ा जा सकता है। हम मानते हैं लोगों के मुद्दे ले जाने के लिए। कारपोरेशन की जो हालत है, कारपोरेशन की आमदनी बहुत कम है, भ्रष्टाचार से उसकी हालत खराब है। जो बजट बनाया जाता है वो बजट जितनी आमदनी है उसका 2.5 गुना बजट बनाया जाता है, फिर कारपोरेशन के कमिश्नर उसको कम कर देते हैं, और कम करने के बाद रेवेन्यूज जनरेट नहीं होते हैं। जो रेवेन्यू जनरेट होते हैं वो भ्रष्टाचार में खत्म हो जाते हैं, इसलिए लोगों का काम नहीं होता और क्योस रहता है। 18 साल से एक पार्टी जगह पर रहे, लेकिन 18 साल से उस पार्टी ने इस कारपोरेशन को पैसे, रेवेन्यू का 1 पैसा नहीं बढ़ाया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मांगती है, स्टेट गवर्नमेंट से मदद मांगती है, और हम ऐसे पार्टी से में खड़े हैं, आम आदमी पार्टी में, जो 2014 में अगर उनका बजट जब वो सरकार उन्होंने बनाया तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कभी नहीं कहा कि पिछली गवर्नमेंट ने खजाना खाली छोड़ के गया है तो हम क्या करेंगे।
उस साल उनका बजट था 30,000 करोड़ का, आज उनका बजट हो गया है 60,000 करोड़। 100% कमाई करी है, और ये सिर्फ ईमानदारी से ही किया जा सकता है, प्लानिंग से ही किया जा सकता है। ऐसा ही हम नागपुर के अंदर करेंगे। जो पैसा नागपुर की इनकम है, उसी पैसे में अच्छे से अच्छा काम करके बताया जाएगा, ईमानदारी से काम करके बताया जाएगा। और जो इन लोग बढ़ा के लोगों के टैक्स ले रहे हैं, रेडी रेकनर के भाव से टैक्स देना पड़ेगा आपको। यहाँ जो जमीन का रेट है उसके हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होगी, उससे एनुअल लेटिंग वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा, और फिर उसके ऊपर में ये सिर्फ कॉर्पोरेशन के रेवेन्यू बढ़ाने के उल जुलूल रास्ते हैं, कोई इसके पीछे सोच नहीं है। ये सब बातें लेकर के जाएंगे हम लोगों के बीच में। जब सही मुद्दे हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे तो हमें पैसे से ज्यादा अच्छे स्ट्रांग मैनिफेस्टो की जरूरत है, पैसे से ज्यादा अच्छे स्ट्रांग मुद्दों की जरूरत है, और जो लोगों की जिंदगी को बदल सकेगा। और ये जो प्रस्तावित पार्टियों की पॉलिटिक्स है, इससे बहुत अच्छी हम उनको गवर्नेंस देंगे, और हम ये प्रूव करके बताएंगे जैसे दिल्ली में प्रूव हुआ है। ठीक है जगदीश सिंह जी। वानखेड़े साहब, अभी जगदीश सिंह सर ने बोला कि पैसा से ज़्यादा लोगों का विश्वास लगता है। मतलब एक वक्त से नागपुर महानगर पालिका फंड्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते आई है। बहुत सारे ऐसे पेंडिंग काम हैं जिसके लिए फंड्स, उनको पर्याप्त फंड्स नहीं मिलते, और उनका ये भी मानना है कि नागपुर महानगर पालिका उतनी अर्निंग्स नहीं करती है जिसके लिए वो अपने खुद के खर्चे उठा पाए। इसलिए उन्हें कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए या ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स के लिए एक सपोर्ट सिस्टम लगता है, जो गवर्नमेंट के हिसाब से वो उम्मीद करते हैं कि उनको वहाँ से मिलना चाहिए। लोग प्रॉपर्टी टैक्स भी बहुत ईमानदारी से नहीं भरते हैं, और वाटर टैक्स ईमानदारी से नहीं भरते हैं, ये भी हमें मान लेना चाहिए। लेकिन 6,000 पैकेट्स आपने दिए, मैं नंबर को काउंट कर रहा हूँ कि 6,000 आपने पैकेज पूरे कोरोना काल में बांटे 30 लाख 35 लाख के शहर में। ये थोड़ा जस्टिफाइड तो नहीं है ना? आप बोल रहे बराबर है। बाकी लोग, और आप ये भी बार बार नहीं कह सकते कि हम कमजोर हैं, हम कमजोर है ऐसे नहीं बोल रहे, हमारे पास लोग नहीं है। नहीं, लोग भी है, लेकिन देश के जनता को, शहर के जनता को कोई संकट आया तो उसको मदद करने का पहला जो काम होता है वो सरकार का होता है। और कोरोना काल में हम लोगों ने वहां भी काम किया है, पैकेट तो बांटे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने कई सारे बिजली बिल लोगों को ज्यादा आ रहे थे, वो नहीं आना चाहिए, वो कम करना चाहिए। जो वचन दिया था सरकार ने कम करने का, उसके बारे में बार बार आंदोलन किया। राशन लोगों को नहीं मिल रहा था, राशन में बहुत तकलीफ थी लोगों को। हम लोग कई बार कोरोना काल में कलेक्टर को मिले, फूड ऑफिसर को मिले, लोगों को राशन उनके घर तक कैसा पहुंचेगा, यानी उनके राशन के दुकान में उनको जितना सरकार ने मंजूर किया है, सैंक्शन किया है, उतना मिलना चाहिए। उसके लिए कई बार हमने प्रयास किया, और उस माध्यम से लोगों को मदद मिलेगी। हर चीज, यानी हॉस्पिटल, उस समय मुंडे साहब थे, अस्पताल में कोई कमी है तो हम लोग उनको जाके मिले कि अस्पताल में यहाँ सुविधा नहीं है। तो इस प्रकार से जो हमने मदद करने का काम किया, क्योंकि जनता को सबसे ज्यादा मदद करने का काम सरकार का होता है। जनता तो करती है, लोग करते हैं, लेकिन सामाजिक कार्य के माध्यम से इतनी मदद नहीं हो सकती है। और जो गवर्नमेंट की योजनाएं होती है वो यदि 100% आखिरी इंसान तक पहुंच जाए तो मुझे लगता है ये लोग जो करते हैं, आरोग्य शिविर लगाते हैं, कोई राशन के शिविर लगाते हैं, लंगर लगाते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नागपुर के 200 से ज्यादा एनजीओज ने मिलकर टुगेदर वी कैन के प्लेटफॉर्म के अंडर में जो काम करके दिखाया है, इस बात को लेके मुझे ऐसा लगता है कि पूरी पॉलिटिकल पार्टीज आज घुटनों पे है। जो काम एनजीओज ने करके दिखाया है, उस एनजीओ में एक आम आदमी पार्टी भी जुड़ जाती। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता उस एनजीओ में थे। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो भोजन वितरण का कार्यक्रम किया जाता था, यानी एनजीओ के माध्यम से पुलिस को बोला गया था कि वितरण में आप हमें हेल्प कीजिए। उसमें हमारे कई सारे कार्यकर्ता मेडिकल कॉलेज में जाते थे, अस्पताल में जाते थे, लोगों के घर तक खाना पहुंचाते थे। उसमें पार्टी जुड़ी थी हमारी, और हम लोग भी जुड़े थे। हमने गवर्नमेंट को भी बोला था कि हमारे 200 वॉलंटियर, आपको कभी भी जरूरत पड़ी, कहीं भी जरूरत पड़ती है तो हम लोग काम करेंगे आपके साथ। और एनजीओ के साथ भी हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया। हम लोग बिल्कुल कोरोना काल में घर में बैठे नहीं थे, और हमें चिंता थी कि हर व्यक्ति को, जैसे बाहर गांव से, मुंबई से लोग आ रहे थे, पैदल जा रहे थे, उनको भी हाईवे पे हमारे कार्यकर्ताओं ने रहने की व्यवस्था करने का प्रबंध किया।
खाना उनको पहुंचाने का प्रबंध किया। जैसे ये तो पैकेट का जगजीत भाई ने बताया, लेकिन इसके अलावा भी हमारे कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पे खाना बना के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जो जिसका हिसाब किताब नहीं है। कई सारे जगहों पे हमारे कार्यकर्ता घर में खाना बनाते थे और अपने बस्ती के जो गरीब लोग हैं, जिनके घर में चूल्हा जलाने के लिए पैसा नहीं था, जिनके घर में अनाज नहीं था, जिनका पूरा रोजगार बंद हो गया था, ऐसे लोगों को मदद करने का काम हमारे भी कई सारे कार्यकर्ताओं ने किया है। और हमारे कार्यकर्ता आज भी, आप कोई भी कार्यकर्ता को मिलो, वो पॉलिटिकल कम मिलेगा और सोशल ज्यादा मिलेगा। पॉलिटिक्स हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा आता है या पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोशल एक्टिविटी में आज भी हमारे कार्यकर्ता अग्रसर रहते हैं बाकी पार्टियों के कार्यकर्ताओं की तुलना में। तो इसके बोलिए मैं सॉरी, मैंने आपको इंटरप्ट किया, आप बोलिए, प्लीज कंप्लीट योरसेल्फ। तो इस प्रकार से हमारा काम जारी है। आज भी हम लोग बिजली बिल माफ होना चाहिए, क्योंकि वचन दिया था हमारे दिल्ली सरकार ने, जिस प्रकार से जो जो वादे किए थे, 70 वादे किए थे, हम पानी मुफ्त देंगे, हम बिजली का रेट आधा करेंगे, हम शिक्षा की व्यवस्था एकदम वर्ल्ड क्लास लेवल की बनाएंगे, पूरा करके दिखाया है। और हमारे राज्य के अंदर शिवसेना की सरकार है। बाड़ा साहब को कल उनकी जयंती है, हम लोग अभिवादन करते हैं उनको। वो जो चीज बोलते थे वो करके दिखाते थे। लेकिन अभी उनके पुत्र उद्धव जी ठाकरे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने लोगों से वचन दिया था, लोगों को वचननामा उन्होंने बोला था कि बिजली का बिल कम करेंगे, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कई सारे वादे किए थे, लेकिन आज उन्होंने एक भी वादा नहीं निभाया है। तो ये सरकार यदि अपनी कामकाज ठीक से करती है, कोई भी सरकार हो, कारपोरेशन की सरकार भी ठीक से काम करे ना, तो जितना भी टैक्स मिलता है उसमें भी हम लोगों को अच्छी सुविधा दे सकते हैं। आज कोई भी सरकार के पास, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार का बजट डबल हो गया और सरकार के पास पैसा भरपूर है जी, मोहल्ला क्लिनिक खोलना है, लेकिन केंद्र सरकार जगह नहीं दे रही जी, ऐसी परिस्थिति है जी। स्कूल में तो काफी 25% का बजट स्कूल का हो गया, तो इंटरनेशनल लेवल के स्कूल बन गए। हमारे यहाँ भी पैसे की कमी नहीं है, लोग टैक्स भी देंगे। आपने बोला कि लोग पानी का कर नहीं देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते नहीं। लोगों को इतना टैक्स मत लगाओ कि जो एक गरीब व्यक्ति जिसकी कमाई कम है और उसको टैक्स ज्यादा भरना पड़े। उसको सुटेबल होना चाहिए कि उसको जीवन जीने के लिए भी पैसा रहना चाहिए, और उसके बाद उसको जो बचा हुआ पैसा है उसमें से उसके बच्चे की पढ़ाई होगी, उसको टैक्स देना होगा, उसको बिजली का बिल देना होगा, उसको पानी का बिल देना होगा। अब एकदम गरीब लोग हैं जो दिन भर में 100 रुपए कमाते हैं, उनको यदि 700-800 रुपए पानी का बिल आ जाए, उनको यदि 5-5 हजार रुपए साल का टैक्स आ जाए, वो लोग पे नहीं कर पाएंगे। तो जो गरीब लोग हैं उनको टैक्सेस कम लगना चाहिए। पानी वगैरह, शिक्षा की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था सरकार ने ही करना चाहिए। जब स्कूल थे, अच्छे स्कूल थे हमारे शहर में, जिस माध्यम से हजारों लड़के शहर के शिक्षा लेते थे, उसमें से आज कई सारे कारपोरेटर बने हैं, उसमें से कई सारे कलेक्टर बने हैं, अच्छे अधिकारी बने हैं। लेकिन आज कहाँ चले गई वो शिक्षा की जो व्यवस्था थी हमारी कारपोरेशन की। तो हम लोग इसके ऊपर ध्यान देने वाले हैं और आने वाले समय में बिल्कुल आपको हम ये करते हैं, आश्वस्त करते हैं कि दिल्ली में जिस प्रकार से स्कूल बने हैं गवर्नमेंट के, उसी प्रकार से जितने भी स्कूल बचे हैं आज कारपोरेशन के, उन स्कूलों को हम अच्छे से ठीक करेंगे। और लोग जिस प्रकार से अभी दिल्ली में लाइन लगती है अपने बच्चों को दाखिला लेने के लिए सरकारी स्कूल में, वैसा ही नागपुर में भी होगा। नागपुर के जो अस्पताल है, कारपोरेशन के अस्पताल है, आपको मालूम होगा कई सारे व्यवस्था होती है, केंद्र सरकार से पैसा आता है, स्टेट गवर्नमेंट से पैसा आता है, लेकिन कारपोरेशन उसमें डॉक्टर तक अपॉइंट नहीं करती है। और इंदिरा गांधी अस्पताल जो है गांधीनगर का, बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत दिनों से वहां व्यवस्था की है, लेकिन वो चालू करने का कभी प्रयास किया नहीं कारपोरेशन ने। जब लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी तो एनजीओ कितना भी काम कर ले, समाज कितना भी काम कर ले, लेकिन सरकार यदि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी तो लोगों को जीना मुश्किल होता है। इसलिए सरकार का जो ड्यूटीज बनता है वो सरकार ने करना चाहिए, और ईमानदारी के साथ यदि सरकार कोई भी काम करती है तो सरकार को कभी पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। हमारे एक व्यूअर हैं शशांक गट्टेवार, वो आपसे ये पूछ रहे हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि कैसे करेंगे आप एनएमसी में 2200 करोड़ रुपए का कर्ज है एनएमसी पे। एनएमसी में कर्ज कितना है और उन्होंने कितना बजट बनाते हैं, जैसा 1000 करोड़ का उनका ये होना चाहिए, एक्चुअल इनकम है, उतना ही बजट बनाना चाहिए। हर साल डबल टिबल का वो बजट बनाते हैं, फिर बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट से पैसा नहीं आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा नहीं आता है। आजकल मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी सरकार थी, है बीजेपी की सरकार 7 साल से केंद्र में है, राज्य में पिछले 5 साल तक उनकी ही सरकार थी, और मुख्यमंत्री महोदय हमारे नागपुर से थे, हमारा
भाग्य। लेकिन उसके बाद यदि कारपोरेशन के ऊपर, ये भाग्य क्यों कहा आपने, सौभाग्य क्यों नहीं? सौभाग्य बोलेंगे। अच्छा। तो इसके बावजूद यदि कर्जा है कारपोरेशन के ऊपर, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि जो पैसा आता है उसका यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग ठीक से नहीं होता है। वहां पे बहुत करप्शन हो रहा है, और ये करप्शन होने के कारण ही कर्जा बढ़ते जा रहा है। नहीं तो मुझे लगता है जितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से आता है और हमारा स्थानीय लोगों का जो टैक्स के रूप में पैसा आता है, इसमें बहुत अच्छा शहर बन सकता है। शहर में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो सकती है, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो सकती है, रोड अच्छे मिल सकते हैं। आपको एक मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि पूरे शहर के अंदर हर दूसरे साल जो फुटपाथ होते हैं उसको खोदते हैं। वहां कभी कंक्रीट डाला जाता है, कभी वो ब्लॉक्स डाले जाते हैं, कभी डांबर डाला जाता है। उसके बावजूद भी पूरे शहर में 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर हम लोग फुटपाथ पे पैदल चल सकते, ऐसा पूरे शहर के अंदर फुटपाथ बता दीजिए, कोई भी बता दीजिए, एक भी फुटपाथ आपको नहीं मिलेगा। तो पैसा उसके ऊपर खर्चा हो रहा है, हर साल खर्चा हो रहा है जी। उसके बावजूद भी कोई भी रोड ऐसा नहीं है कि जहां एक बार रोड बन गया सीमेंट का, अभी कंक्रीट के रोड आ गए कि 50 साल उसको हमें देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन 2 साल के बाद वो रोड उखड़ने लग गए, गिट्टी ऊपर आ रही। कई सारे जो सुरेश भट्ट सभागृह है उसके बाजू में आपको ऐसी चालनी हो गई जी, बिल्कुल रोड की, कंक्रीट रोड, अभी 2 साल 3 साल पहले बना हुआ। तो इस प्रकार से यदि काम होगा और कितना भी पैसा आएगा, कितना भी टैक्स लगाएंगे लोगों के ऊपर, तो शहर अच्छा नहीं हो सकता है, सुंदर स्वच्छ शहर नहीं बन सकता है, स्मार्ट सिटी नहीं बन सकती है। खाली घोषणा करने से स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी, लोगों को भी समझाना पड़ेगा कि हमारा शहर अच्छा होना चाहिए, लोगों की क्या जिम्मेदारी है, प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है, और जो कारपोरेटर है या महापौर है उनकी क्या जिम्मेदारी है। वो यदि ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो जनता उनको साथ देगी और शहर हमारा अच्छा सुंदर बन जाएगा। कविता मैम, जब बात आती है एक बात वानखेड़े जी ने भी कही और जगजीत सिंह सर ने भी कही कि राज्य सरकार से सपोर्ट नहीं मिलता, सेंट्रल गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलता। मतलब आपको लगता है, आप इस बात पे अग्री करती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, सिर्फ मैं ही नहीं, सभी लोग इस बात पे सहमत होंगे कि अगर गवर्नमेंट अपना सही से काम करने लगे तो क्यों नहीं आज हम जो दिल्ली मॉडल है वो हर राज्य में क्यों नहीं हो जाता, वो पूरे इंडिया में क्यों नहीं हो जाता। बात करते हैं हम कि हम ये शंघाई बना देंगे बॉम्बे को, या फिर हमारे देश को वो वाला देश बना देंगे, इतना मॉडर्न बना देंगे, या हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं। क्या अब एक नागपुर भी स्मार्ट सिटी के नागपुर स्मार्ट सिटी है? लगता है आपको कहीं से? क्या ये वाकई एक स्मार्ट सिटी है? जैसे कि वानखेड़े सर ने बताया फुटपाथ बनाते हैं, इनफैक्ट और कहीं की बात नहीं, मैं राजनगर में रहती हूँ, मेरे घर के बाहर 3 साल पहले फुटपाथ बना था, उसमें मड आ गई बहुत ज्यादा, वो गंदा हो गया। अब उसके ऊपर अगेन दे आर बिल्डिंग अनदर फुटपाथ ऊपर से, और खूब कलरफुल से ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं। जब इतना भ्रष्टाचार होगा तो डेफिनेटली एनएमसी तो कर्जे में आएगी ना। भ्रष्टाचार जब तक कम नहीं होगा, और जैसे कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी भी हमेशा बोलते हैं, जो सरकारें होती है उनमें पैसे की कोई कमी नहीं होती, पैसा भरपूर होता है, सिर्फ नीयत साफ होनी चाहिए। आपकी नीयत साफ है तो आप अपने देश को कहीं से कहीं ऊपर ले जा सकते हैं। आप बहुत बड़ा एक एक्चुअली आप एक एलिगेशन लगा रही हैं टू ऑल द अदर पार्टीज कि उनकी नीयत में खोट है। ये इस बात से आप मानेंगे कि भ्रष्टाचार बराबर है और भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। जो कांग्रेस पार्टी जब थी, कांग्रेस राज कर रही थी, जो भ्रष्टाचार तब था वो भ्रष्टाचार आप है। आप कोई भी मेरे को गवर्नमेंट ऑफिस बताइए, वहां पे चलते हैं हम एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह, और अगर वो जने डेफिनेटली कोई भी फाइल इधर से उधर मूव करने के लिए पैसे आज भी लगते हैं जो पहले लगते थे। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में पैसे नहीं लगते? आप बताइए, अगर कहीं लगते हैं, सवाल ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जगजीत सिंह जी, करप्शन को लेकर जो मूवमेंट था वो स्ट्रांग हुआ, सरकारें बनी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में दूसरी बार सीएम बने। अब जिस किस्म की नंबर ऑफ सीट्स आई वो पहले कम आई, उसके बाद फिर ज़्यादा आई, लोगों को बहुत ज़्यादा आश्वस्त किया, बहुत सारे काम किए। आज दिल्ली मॉडल देश का सबसे प्रसिद्ध मॉडल है। कितना सक्सेसफुल मॉडल है ये सिर्फ आम आदमी पार्टी सक्सेसफुल कहती है, बाकी पार्टीज उसे फेलियर कहती है। लेकिन हम अगर सिर्फ
करप्शन की अगर बात करें, मैं नागपुर महानगर पालिका के इस पे आता हूँ, पर मैं अगर सिर्फ करप्शन की बात करूँ, जो कविता मैम ने अभी कहा कि करप्शन है, अभी भी एक फाइल को आगे बढ़ाने में पैसे लगते हैं। सर, कमी कहाँ है? देने वाले में प्रॉब्लम है कि लेने वाले में प्रॉब्लम है? देखिए, ऐसा है, करप्शन ये देश के अंदर में दीमक के तरफ फैल गया है, और करप्शन की वजह से ही इस देश के अंदर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। एक जो अधिकारी है, उसके सामने कोई काम जाता है तो वो उस काम को माय रिस्पॉन्सिबिलिटी करके वो काम नहीं करता है। वो काम में ये देखता है कि ये कौन से कानून इसके अंदर उल्लंघन हुए हैं या कौन सा प्रॉब्लम है, इसको कहां अटका सकता हूं। वहां से शुरू हो जाता है करप्शन। जो काम उसके हक का भी होगा, उसके लिए भी जो काम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई लीगल इश्यूज नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, उस काम के अंदर में भी उसकी फाइल्स को डिले किया जाता है। ये एंटी करप्शन का डेफिनेशन है। हाँ, जो आपने अभी कहा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको लगता है नागपुर महानगर पालिका में करप्शन है? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है करप्शन। बहुत सारा करप्शन है, कई मोड्स में करप्शन है। कई कारपोरेटर्स ने अपने घरों को लाइब्रेरी डिक्लेयर करवा दिया, वहां पे कारपोरेशन की लाइब्रेरी खुलवा ली, पूरा कारपोरेशन का पैसा अपने घर में लगवा लिया, 2-4-5 महीने किताबें रख के लाइब्रेरी चला ली। बाद में वो लाइब्रेरी भी गायब हो गई, वो सरकार भी गायब हो गई, और वो बिल्डिंग उसकी बन गई। लाइब्रेरी तो आज है नहीं, लेकिन उसका घर बन गया। ये करप्शन नहीं है? कई जगहों पे ऐसा प्रॉब्लम्स है। और जो भी किया जाता है, आज जो बताया जाता है कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, पिछले 3 साल से 4 साल से आप देख रहे होंगे कि नागपुर के अंदर में हाउस टैक्स को लेके बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जी। पिछले बार जब ये सरकार ने अभी तो सॉफ्टवेयर लाया, ये सॉफ्टवेयर किसने लाया? ये सॉफ्टवेयर लाया एक बीजेपी के एमएलए के साले ने, साइबर टेक इंफ्रास्ट्रक्चर। और उन्होंने सॉफ्टवेयर ला करके टैक्स का कैलकुलेशन किया, सर्वे किए। सर्वे में जो पैरामीटर्स डाले गए हैं वो गलत पैरामीटर्स डाले गए हैं, और जिसके कारण लोगों को बहुत हाई टैक्सेस आए हैं। ये साइबर टेक आने के पहले क्या टैक्स का फॉर्मूला था इनका? जिस एरिया में जो रेट होगा रेडी रेकनर का, गवर्नमेंट का, जिसके हिसाब से सेल डीड की जाती है, उस हिसाब से उसका आकलन किया जाएगा, उसके हिसाब से उसे टैक्स देना होगा। अभी मैंने यहां 50 साल पहले मकान बनाया, 50 साल पहले जो लैंड की कॉस्ट थी, आज जो लैंड की कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गई। ये लैंड की कॉस्ट बढ़ने का कारण मार्केट होता है, मार्केट में अवेलेबिलिटी होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जी। ये आज की सिविल लाइंस में एक जमाने में 100 रुपए स्क्वायर फीट में मिलती थी, आज 10,000 रुपए स्क्वायर फीट में मिलती है। 10,000 रुपए स्क्वायर फीट मिलती है, इसलिए आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। ये भी फॉर्मूला लाया गया, फिर उसको अबेयंस में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि इलेक्शन आ गया था। आम आदमी पार्टी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, पर एक चीज देखी गई है हमेशा फ्रॉम द बिगनिंग कि आम आदमी पार्टी का एक मोडस ऑपरेंडी है। अगर आप देखें तो एक तरीका है कि वो बड़े बड़े लोगों पे बड़े बड़े एलिगेशंस लगाते हैं, फिर वो मुद्दा कोर्ट में चला जाता है, फिर कुछ समय के बाद माफी मांग ली जाती है, और वो चीज़ें वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती है। वो अंबानी की बात हो, वो अडानी की बात हो, वो मोदी सरकार की बात हो, वो अरुण जेटली जी की बात हो, वो किसी की भी हो, मतलब एलिगेशंस लगते हैं, एलिगेशंस लगाए जाते हैं, एक हवा क्रिएट किया जाता है, एक बलून क्रिएट किया जाता है, एक पूरा का पूरा मुहिम क्रिएट किया जाता है कि ये करप्ट है, और उसकी एक तहकीकात, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता। क्या एनएमसी में जब आप इलेक्शन लड़ेंगे अभी 2022 में, आपने जो सत्ता पार्टी है या जो विपक्ष में जो लोग बैठे हैं, जो इसके पहले भी कॉरपोरेटर्स थे, विपक्ष के हो या पक्ष के हो, क्या आप उनके अगेंस्ट में जो उन्होंने करप्शन किए, क्या आप वो बाहर निकालेंगे विद प्रूफ? बिल्कुल निकालना ही होगा, हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं। जो भी इन्होंने, चाहे आप वो वियोली का मामला ले लीजिए जो आज ऑरेंज सिटी वर्क्स में कन्वर्ट हो चुका है, जो किसी नागपुर के प्राइवेट पार्टी को दे दिया गया है, चाहे आप स्टार बस का लीजिए, स्टार बस भी ये प्राइवेट पार्टी को लेके आए थे, चाहे कचरा उठाने के लिए जो पिछले बार उनकी एजेंसी थी, वो कचरा उठाने वाली एजेंसी की बात की जाए, व्हाट इज दिस? ये सब चीजें एक कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के लिप्त हैं। हमने आपको कचरे की बात के ऊपर मैं बताता हूं, हमने झाड़ियों में छुप करके वीडियो बनाया कि कचरा गाड़ी को गाड़ी के हिसाब से पैसा नहीं मिलता था, वेट के हिसाब से पैसा मिलता था।
तो वो ट्रक वाला उसमें पहले मलमा भरता था, ऊपर से कचरा भरता था, और ऐसा वीडियो बना करके हमने दिया कि ये वेट इंक्रीज कर रहा है, इसको सिर्फ पैसे लेना है। वो भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो कार्रवाई इसलिए नहीं होती है कि कहीं ना कहीं साठगांठ है। इससे नुकसान किसका हुआ? कारपोरेशन का हुआ। इससे पैसे किसके बर्बाद हुए? कारपोरेशन के हुए। वो एजेंसी चली गई, वो एजेंसी को निकाल दिया गया। स्टार बस फेल हो चुकी थी। स्टार बस को दिया गया कॉन्ट्रैक्ट इसलिए दिया गया कि वो महीने के कारपोरेशन को इतने पैसे देगी और कारपोरेशन की इनकम बढ़ेगी। क्या कारपोरेशन की इनकम बढ़ी? क्या उन्होंने पैसे दिए? नहीं दिए। वियोली आने के बाद में क्या उन्होंने कारपोरेशन की इनकम बढ़ी? नहीं बढ़ी। हाल ही में आपने 2 महीने पहले एक स्टेटमेंट देखा होगा पेपर के अंदर में कि जो आज OCW के लोग हैं उनके कितनी कमाई बढ़ गई है और कारपोरेशन को कुछ भी नहीं मिला है। तो एक प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाना ये एक करप्शन है, भ्रष्टाचार है। जबकि ये लोगों के पैसे लेकर के कारपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आप लोगों से टैक्स ले रहे हो, आपका काम है ये ड्यूटी निभाना, आपका काम प्राइवेटाइज करना नहीं है। लेकिन प्राइवेटाइज इसलिए किया जाता है कि कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट होता है इसके अंदर में। ऐसे सब मुद्दे हम सामने लेकर के आएंगे, ऐसे सब बातें हम सामने लेके आएंगे। जो बातें आपने दूसरी कही कि इल्जाम लगाए जाते हैं, एक मोडस ऑपरेंडी है और उस मोडस ऑपरेंडी के अंदर में बाद में कुछ निकलता नहीं है तो माफी मांग लिया जाता है। सर, ये देश के अंदर में जो प्रस्थापित पार्टियां हैं वो जितना भी बड़ा बड़ा कांड या बड़ा बड़ा फ्रॉड करती हैं वो अपने हाथ सुरक्षित रख के करती है। फ्रॉड तो होता है। क्या मनमोहन सिंह करप्ट थे? नहीं, बिल्कुल करप्ट नहीं थे, ईमानदार आदमी थे वो। लेकिन उनके गवर्नमेंट के लोगों ने करप्शन किया, उसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट गई। उसका कोई प्रूफ है कि मनमोहन सिंह करप्ट थे? नहीं था ना कोई प्रूफ, लेकिन लोगों ने माना कि इनकी गवर्नमेंट में करप्शन बहुत बड़ा है। जहां तक आपने जिन लोगों का नाम लिया और उन लोगों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने केस किया और उसके बाद में उसमें से विड्रॉ किया क्योंकि वो पेपर आते ही नहीं है हाथ में। आज 70,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन का स्कैम होने के बाद में अजीत पवार जी फ्री हो गए हैं उसमें से, मंत्रालय की पूरा डिपार्टमेंट ही जल जाता है और आज दोबारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनको डिजिग्नेशन के बाद में दोबारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, वो फाइलें के फाइलें गायब कर देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आप कोर्ट में क्या प्रूव कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? अननेसेसरीली कोर्ट में टाइम वेस्ट होगा, हमें कोर्ट के चक्कर मारने पड़ेंगे। प्रस्थापित पार्टी कोर्ट में आपको घसीटना ही इसलिए चाहती है कि आप लोगों के बीच में जाके अच्छा काम ना कर सके, इसी में उलझ के रह जाएं और लोगों के बीच में ना जाए, ताकि दे विल एंगेज यू इन दिस कोर्ट केस। और उसकी वजह से, तो इसी वजह से माफी मांग लेकर के उससे फ्री हो जाना जरूरी है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों का काम करना है। मतलब आपको सिर्फ उलझाने का काम बाकी पार्टीज करती रहती हैं, आप एलिगेशन लगाते हैं, एलिगेशन का प्रूफ आपके पास नहीं होता, आप कोर्ट पहुंचते हैं, वो पेपर्स वहाँ नहीं पहुंचते, डिपार्टमेंट्स की फाइलें जला दी जाती हैं और आप उसके बाद ये कहते हैं कि विड्रॉ करना बेटर है, चलो वापस काम पे। आम आदमी पार्टी यही करती रहेगी कि काम भी करेगी? ये नहीं करना है, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने 2-3 केसेस जो विड्रॉ की है कि हम लोग रोज कोर्ट में जाके बैठेंगे। तो जैसा अभी बताया कि जनता के प्रॉब्लम कब हम सॉल्व करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक हम कब बनाएंगे, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हम कब करेंगे, कहीं रोड टूटे हैं, रोड बनाने के हैं, कहीं पानी नहीं है बस्तियों में, कई सारे दिल्ली के बस्तियों में पानी नहीं था। यानी 60 साल में दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद भी लोगों को पानी नहीं है पीने का, ऐसी परिस्थिति थी 7 साल पहले। अभी उसमें बहुत सुधार आ गया। तो ये सारा काम करने के लिए सरकार को टाइम होना चाहिए, और सरकार के मिनिस्टर यदि कोर्ट में दिन भर बैठे रहेंगे, सरकार के अधिकारी यदि कोर्ट में बैठे रहेंगे, और ऊपर से आप लोगों को मालूम है कई सारे केसेस हैं, लोहिया केस है, आपको मालूम है क्या होगा केस का, राफेल का केस है। राफेल कितने में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? 136 विमान का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो 36 विमान के पैसे में उसको बाद में ये कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। यानी ये घोटाला ही है, इसके ऊपर कोर्ट भी आज संज्ञान नहीं ले रहा है। अभी जो कानून बने हैं, अब लोग पूरे किसान, पूरे देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं और केंद्र सरकार उस कानून में सुधार करने के लिए या कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। कोर्ट भी उसके आगे नहीं जा रहे, कोर्ट ने स्टे लगा दिया, लेकिन कोर्ट आदेश नहीं दे रही कि किसानों के हित में कानून नहीं है, आप इसको विड्रॉ करो करके। तो कोर्ट भी आज केंद्र सरकार के फेवर में काम कर रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। और इसके ऊपर आपको मालूम है प्रशांत भूषण जी ने जो स्टेटमेंट दिया था
और उनके ऊपर फिर अदालत में केस फाइल किया गया, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दखल ली और बाद में क्या हुआ आपको मालूम है जी। तो इस प्रकार से पूरे देश में यही परिस्थिति है और आम आदमी पार्टी आरोप करती है ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास एविडेंस भी थे, कुछ एविडेंस के आधार पे ही आम आदमी पार्टी ने आरोप किए थे। और 2012 के पहले जब बीजेपी बाहर थी, विपक्ष में थी, बीजेपी ने कई सारे आरोप लगाए थे। तो कांग्रेस वालों ने, मुझे लगता है, उनके ऊपर केस, कोर्ट में केस फाइल नहीं किए। उन्होंने जो जनता का जनादेश था उसको स्वीकार किया। बीजेपी वालों ने भी कोर्ट में न जाते हुए, यदि इन्होंने ये करप्ट नहीं है, लोग इनको फिर से बहुमत में चुनाव जितवाएंगे और ये यदि करप्शन किए हैं, देश का विकास नहीं हुआ, तो लोग इनको सत्ता में फिर से चांस नहीं देंगे। मुझे एक बात बताएं, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये बात जगदीश सिंह जी कह चुके हैं जो आप कह रहे हैं, बस शब्द अलग हैं। बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ वानखेड़े जी कि जो शक्ति प्रदर्शन की बात आती है, रोज कोई ना कोई कार्यक्रम होता है, रोज कोई किसी न किसी का जन्मदिन होता है, किसी की जयंती होती है, जहाँ पर अलग अलग पार्टीज अपना शक्ति का प्रदर्शन करती है। वो शहर में पोस्टर्स लगाने हो, वो शहर में होर्डिंग्स लगाने हो, वो शहर में कोई ना कोई एक छोटा सा कार्यक्रम करना हो। आम आदमी पार्टी ने झाड़ू लगाया और उसके बाद वो झाड़ू लगाना भूल गई। आप लोग शक्ति प्रदर्शन करते हैं, कुछ डिस्प्ले करते हैं, कुछ अपना काम दिखाते हैं। 6000 लोगों को खाना पहुंचाया सोशल नेटवर्किंग साइट पे, उस पर आपने व्हाई डिडंट यू गो गागा अबाउट इट? चर्चा क्यों नहीं होती आपके काम की? मैं नागपुर की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बराबर है, आपने बोला शक्ति प्रदर्शन होता है, शक्ति प्रदर्शन अपना काम का भी प्रदर्शन होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। काम कम होता है, उसका शक्ति प्रदर्शन बहुत ज्यादा करते हैं बाकी पार्टी वाले, आपको मालूम है। जबकि वो फेमस है, वो करने में, उसमें आपको तो अभी आए हैं आप। आम आदमी पार्टी काम करने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी काम किया है और अभी जहां ग्राम पंचायत में हमारे ऊपर लोगों ने विश्वास डाला, वहां भी आपको काम दिखेगा जी। और जिस दिन हमारा कारपोरेशन में महापौर बनेगा, नागपुर हो, औरंगाबाद हो, कोल्हापुर हो, कहीं पर भी, मुंबई हो, जहां भी हमारी सरकार बनेगी, वहां पे काम के आधार पे लोग हमारे साथ रहेंगे। हम जनता का काम करना चाहते हैं। हम खाली जयंती मनाने से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब की जयंती मना दी, महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई। महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। एक तरफ महात्मा गांधी की जयंती बनाने के लिए बहुत बड़ा उत्सव मनाना और दूसरी तरफ लोगों के घर में जाके लोगों के ऊपर डाका डालना, लोगों को मारपीट करना, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अत्याचार होते हैं, लड़कियों के ऊपर अत्याचार होते हैं और रात में उनका प्रेत जलाया जाता है, उनके माँ बाप को नहीं दिया जाता है। तो ये गांधी जी की जयंती मनाने में कोई मतलब नहीं है। बाबा साहब की जयंती मनाने में कोई मतलब नहीं। बाबा साहब ने बोला था कि संविधान के माध्यम से हर इंसान को, इस देश के आखिरी इंसान को, सबसे गरीब जो इंसान होगा उसको अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, उसको स्वास्थ्य की सेवा मिलना चाहिए, उसको मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए। वो पढ़ लिख कर इस देश के बड़े व्यक्ति के लेवल में आना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। तो हर इंसान को न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए आम आदमी पार्टी काम करेगी। खाली दिखावटी काम करने में कोई मतलब नहीं। सरदार पटेल का जो स्टैच्यू बनाया गया, हम सरदार पटेल जी को नमन करते हैं, बहुत बड़े इंसान हैं, उन्होंने देश को जोड़ने का काम किया, हम उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है हमारी। लेकिन जितने करोड़ उनके स्टैच्यू के ऊपर खर्चा किए गए, उतने हजार गांवों में यदि 1-1 करोड़ रुपए लगाकर अस्पताल बनाए रहते या 1-1 करोड़ रुपए लगाकर स्कूल को ठीक किए होते पूरे देश के गांवों को, तो मुझे लगता है आज पूरे देश में बहुत, और उनके नाम से अस्पताल डालना था। सरदार पटेल के नाम से यदि देश में 32,000 अस्पताल डाले गए रहते तो बहुत बड़ा काम और इस देश के जनता को बहुत बड़ी राहत मिली रहती। लेकिन ये काम आम आदमी पार्टी नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी जो लोगों के हित में काम करना है वही काम करेगी, दिखाने का काम बिल्कुल नहीं करेगी। आपने देखा होगा दिखाने का काम, देश के प्रधानमंत्री वो झाड़ू लेते हैं, वहां पहले कचरा डाला जाता है, फिर वो झाड़ू हाथ में लेते हैं 2 अक्टूबर को और सफाई का नारा देते हैं, स्वच्छ भारत का नारा देते हैं। ये काम आम आदमी नहीं कर सकता है। आम इंसान, आम आदमी पार्टी की बात नहीं, आम इंसान भी जो ईमानदार व्यक्ति है हमारा देश का, जो गरीब इंसान है, ये भी ऐसा दिखावटी और झूठा दिखावटीपना करने का काम नहीं करता है। वो घर, छोटा घर होगा किसी का, उसको ठीक रखने का काम करता है, वो गलत काम नहीं करता है। जब गुजरात में चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए थे, प्रेसिडेंट आए थे, तो आपने देखा होगा वहां कनाते लगाई गई थी, दोनों तरफ से रोड के किनारे पे कनाते लगाई गई थी कि वहां की गरीबी, वहां की जो दिखनी नहीं चाहिए विदेश के
राष्ट्रपति को। तो ये काम यदि ये सरकार करती है दिखावटी बना, तो ये ठीक नहीं है जी। इसका मतलब जनता का जो विकास होना चाहिए, जनता को जो सुविधा मिलना चाहिए, मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए, एकदम अच्छे रोड मिलना चाहिए, नाली की व्यवस्था अंडरग्राउंड होना चाहिए, उसको टॉयलेट होना चाहिए। विदेश में जाके हमारे देश में टॉयलेट नहीं है ये बोलना बिल्कुल गलत है। हमारे देश में वो एक साल का बजट, थोड़ा सा बजट यदि टॉयलेट के ऊपर खर्चा कर दे तो पूरे देश के हर इंसान को टॉयलेट मिल जाएंगे। इतनी बीमारियों की साथ आती है, मलेरिया होता है, कॉलरा होता है, डायरिया होता है। हमारे देश का एक साल का बजट यदि खर्चा करेंगे, पूरे गांव के ड्रेन को अंडरग्राउंड बना देंगे, तो मुझे लगता है देश में बीमारियां कम हो सकती है, मच्छर खत्म हो सकते हैं। ये जड़ से बीमारी खत्म करना पड़ेगी। इसके लिए जो नियत की बात हो रही थी, यदि पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की और पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की नियत यदि साफ होगी तो ये काम होगा और देश के आखिरी इंसान को भी न्याय मिल सकता है, अच्छी शिक्षा मिल सकती है और देश, राष्ट्र निर्माण हमारा नियत के सिवाय नहीं बन सकता है। मैं आपसे एक रिवर्स सवाल पूछ रहा हूं। मैं चाहूंगा पहले आप इस सवाल पे मुस्कुराएं और फिर जवाब दें कि आपके अरविंद केजरीवाल तो अभी भी छोटी सी इनोवा में घूमते हैं। छोटी सी इनोवा में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो सरकारी इनोवा है, या उनकी भी पर्सनल हो सकती है। वो एक इनोवा में घूमते हैं, उनको कोई ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं लगती है, वो सादे कपड़े पहन के घूमते हैं। आप लोग भी साधारण लोग हैं, कभी 2 व्हीलर पे घूमते हैं, कभी नॉर्मल कार में घूमते हैं। कोई आपके पीछे कोई राजनीति की वाली पार्टी का कोई लेगेसी नहीं है, आप लोगों के पास कुछ है भी नहीं। आप उन नेताओं जैसे बिल्कुल नहीं है जो एक्टिवा से सीधा मर्सिडीज पे पहुंचते हैं। आप लोग कर पाएंगे कुछ? वो तो छोटे जब कॉर्पोरेटर भी बनते हैं तो 2-3 महीने में उनकी बिल्डिंग्स चेंज हो जाती है, उनका जो घर है वो महल बन जाता है। नहीं, आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि वो मर्सिडीज में घूमते हैं। जो व्यक्ति के पास स्कूटर नहीं थी, टूटी हुई स्कूटर थी, वो यदि फ्लाइट में घूमने लग जाए रोज, तो देश बदल सकता है या वो इंसान का व्यक्तिगत डेवलपमेंट हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। तो सेल्फ डेवलपमेंट भी तो एक चीज होती है ना। सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे हम लोग। जो एमएलए बन गए, जो एमपी बन गए, 540 एमपी यदि खुद का डेवलपमेंट करने लग जाए, जिनके ऊपर पूरे देश की डेवलपमेंट की जिम्मेदारी है, 540 जिलों को ठीक करना है, वो यदि अपने जिले को ठीक नहीं करेंगे, अपने लोकसभा क्षेत्रों को ठीक नहीं करेंगे और खुद का बहुत बड़ा मकान बना लेंगे, बंगला बना लेंगे और अपने 10 पीढ़ी को, आने वाले पीढ़ी को पैसा चलेगा, इतना यदि कमा लेंगे, तो हमारा जो आखिरी इंसान है वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। और अभी जो परिस्थिति, ऐसा सिर्फ आप ही सोच रहे हैं, बाकी तो नहीं सोच पा रहे कोई। नहीं, हमारी पार्टी की सोच यही है। हमारे जो राष्ट्रीय नेता है अरविंद जी, उनकी सोच ये है। हमारे मनीष भाई सब एजुकेशन को पूरा बदल दिया है। आतिशी जो रात दिन लगे हैं एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए। हमारे सत्येंद्र जैन मेडिकल को, अस्पताल को बनाने के लिए लगे हैं। पर नागपुर के, दिल्ली के बाहर आप पंजाब में भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। आपको मालूम होगा कि अभी तो हमारे को 9 साल हो गए खाली। 2012 में हमारी पार्टी बनी, 2021 चालू है और इतने कम समय में आपके सवालों में जवाब है कि हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन इस देश में ऐसा भी हुआ है कि जिस व्यक्ति के पास बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं है, ऐसे लोगों को लोगों ने जितवाया है। पूरा चुनाव लोग अपने कब्जे में लेते हैं, खुद बाहर निकलते हैं, जो भी खर्चा लगेगा खुद करते हैं और ऐसे करके ही लोग अच्छे लोगों को सामने बार बार लाने का प्रयास भी करते हैं। तो 2022 एनएमसी में यही होगा? बिल्कुल होगा। हम लोग लोगों से पैसा मांगेंगे, जो दिल्ली में भी हमने मांगा था। हम लोग लोगों को बोलेंगे 5 रुपए 10 रुपए जो भी है, आप हमारे को पोस्टर बनाने के लिए, पैम्पलेट बनाने के लिए, हमें बैनर बनाने के लिए आप पैसा दीजिए। लेकिन हम सत्ता में आने के बाद हम उसमें से 1 रुपया भी नहीं निकालेंगे। बाकी पार्टियों की एक छोटे छोटे राज्यों में सत्ता है और वो पूरे देश में राजनीति करते हैं। आरजेडी होगा, ये समाजवादी पार्टियां हैं, कई सारी पार्टियां हैं जिनका छोटे छोटे स्टेट में सत्ता होती है और वो पूरे देश में राजनीति उसके भरोसे पे करते हैं। लेकिन हमारे पार्टी में आज भी मुंबई से दिल्ली का चुनाव लड़ने के लिए पैसा जाता है, बेंगलोर से पैसा जाता है। लेकिन दिल्ली से सरकार होने के बावजूद, अभी 7 साल हो गए हमारी सरकार है, लेकिन वहां से हम लोगों को कोई फंड नहीं आता है। क्योंकि वहां हमारे पार्टी का कहना है, हमारे लीडर का कहना है कि जो दिल्ली के जनता का पैसा है वो दिल्ली के विकास के ऊपर खर्चा होगा, उसमें से हम चोरी करके महाराष्ट्र के चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं देंगे। वहां से चोरी करके हम बेंगलोर का चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं देंगे। मतलब नागपुर महानगर पालिका का पैसा नागपुर में ही लगेगा। नागपुर से ही हम लोगों को मांगेंगे। बहुत ज्यादा खर्चा हमारे को नहीं आता है। हम दारू नहीं पिलाते हैं, मटन नहीं खिलाते हैं, हम किसी को
1000 रुपए वोट के नहीं देते, 500 रुपए वोट के नहीं देते हैं। हम कार्यकर्ताओं को 200-300 रुपए रोजी हमें नहीं देना पड़ती है। हम लोग तय कर रहे हैं कि हर वार्ड में हमारे पास 100 कार्यकर्ता होंगे और अपने घर का खाना खा के दिन भर प्रचार करेंगे। इस प्रकार से काम करके ईमानदारी के साथ हमारे कारपोरेटर चुन के आने के बाद मर्सिडीज नहीं देखेंगे। वो जो अभी उनके पास स्कूटर होगी तो स्कूटर पे चलेंगे, छोटी गाड़ी होगी छोटी गाड़ी में चलेंगे, लेकिन लोगों को चलने के लिए बिल्कुल अच्छा रास्ता बना देंगे जिसपे एक भी गड्ढा नहीं होगा। लोगों को पढ़ाई करने के लिए कारपोरेशन की स्कूल, आज आपको मालूम होगा एजुकेशन की बात, ये सवाल यही पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरा कि आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहाँ थी जब विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन सभी स्कूल्स को दर दर भटक कर वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल्स डायरेक्टर्स से निवेदन कर रहा था कि माता पिता जो हैं बच्चों के, उनके पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास उनका बिजनेस नहीं है। लॉकडाउन का वक्त चल रहा था, फिर भी संदीप अग्रवाल और कुछ पेरेंट्स मिलके और एसोसिएशन मिलके लोगों तक पहुंच रहा था। तब आम आदमी पार्टी कहाँ थी? तब शायद आपको उनकी आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंची। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मुझे लगता है अग्रवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, पेरेंट्स एसोसिएशन ने बहुत अच्छा काम किया है। आप पेरेंट्स संघ को अग्रवाल जी से भी बात कर सकते हैं। जब जब उन लोगों को जरूरत पड़ी, एजुकेशन ऑफिसर के पास जाने की जरूरत होगी, मिनिस्टर के पास जाने की जरूरत होगी, हम लोग उनके साथ थे। इसके अलावा वो देख रहे हैं आपको, वो शायद जवाब दे दें। इसके अलावा भी हम लोग बार बार हमारा राज्यव्यापी भी इस विषय के ऊपर हमने लेकर मिनिस्टर को वर्षा गायकवाड़ जी, बच्चू कडू, इनको भी कई बार लेटर दिए है कि जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया था कि फीस कम लेना चाहिए, ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस नहीं लेना चाहिए, तो उस बारे में हमने बार बार निवेदन देने का प्रयास किया है, निवेदन दिए हैं। पूरे राज्य के अंदर सभी जिलों में हमने निवेदन दिए हैं एजुकेशन ऑफिसर को। हमने कई बार प्रोटेस्ट किया है, हमने ईमेल के माध्यम से, क्योंकि पहले तो जब पूरा लॉकडाउन था तो हम लोग फिजिकली नहीं जा सकते थे, उस समय ईमेल के माध्यम से भी हमने डेपुटेशन दिए हैं और बार बार हम सरकार के पीछे पड़े थे। जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया उस समय भी हमने सरकार को बोला कि आप आपका पक्ष अच्छे से रखिए। सरकार ने जो एक जीआर निकाला था मई महीने में, वो बिल्कुल कमजोर था। वो स्कूल के ऊपर डाल दिया था कि आपको यदि कम फीस लेना है तो आप लीजिए, लेकिन हमने बोला ये ऐसा निर्णय नहीं चलेगा और फालतू बिल्कुल फालतू सर्कुलर के ऊपर स्कूल एसोसिएशन वाले जो है यानी ओनर्स जो है, स्कूल ओनर्स, वो लोग कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, बाद में सुप्रीम कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया 6 हफ्ते का, लेकिन वो 6 हफ्ते से भी कई दिन तक उसके ऊपर स्टे था। तो हम लोग बार बार कोर्ट में भी हमने एफिडेविट दिया था कि ये ठीक नहीं है। जो दिल्ली सरकार ने, जो गुजरात सरकार ने, जो हिमाचल सरकार ने निर्णय लिए है कि फीस खाली ट्यूशन फीस लेना चाहिए, बाकी जो फीस है कंप्यूटर का फीस होगा, डेवलपमेंट का फीस होगा, ये कोई। अभी भी कॉल्स आ रहे हैं पेरेंट्स को, अभी कुछ करेंगे आप लोग? अभी हमने मतलब सिर्फ मैं एक चीज समझ रहा हूँ, आप डेपुटेशन देते हैं, आप लेटर्स देते हैं, उससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता? मतलब कुछ हो नहीं सकता? नहीं, पेरेंट्स दो चीज होती है। हमने कई बार प्रयास किया है, हम बिजली का आंदोलन बड़ा करने का प्रयास किया है, कई सारे लोग हमारे साथ आए, हमारा किसी का बिल कम नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ। सरकार ने वचन दिया था, लेकिन सरकार ने गद्दारी की है देश के, राज्य के जनता के साथ, जनता की फसवणूक की है। वचन दिया था कि 300 यूनिट में हम 30% कम करेंगे, लेकिन 1 अप्रैल 2020 जब पूरा लॉकडाउन था, ऐसे लॉकडाउन के समय में उद्धव ठाकरे सरकार ने 20% इंक्रीज करके लोगों को ज्यादा बिल दिए। आज तक लोगों ने बिजली का बिल पे नहीं कर सके हैं, क्योंकि अभी भी लोगों को रोजगार की व्यवस्था नहीं हुई है, लोगों का घरदार ठीक से नहीं चल रहा है, लोगों की फीस भरने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। और ये मुद्दे लेकर आम आदमी पार्टी रास्ते पे भी उतरी है कई बार, लेकिन पेरेंट्स भी उतरे, एकदम बहुत बड़े पैमाने पे मोर्चा यदि निकालना है। पेरेंट्स जागरूक पालक संघ है, लेकिन वो लोग भी मोर्चा निकालते हैं, 150-200 लोग आते हैं। ऐसे हजारों की संख्या में लोग जब तक नहीं आएंगे तो सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं आता है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के ऊपर प्रेशर आना चाहिए। हम सब यही बात तो संदीप अग्रवाल ने मैसेज किया है, वो यही कह रहे हैं कि यू सपोर्टेड अस, मतलब आपने सपोर्ट किया था, दे सपोर्टेड अस, बट वी नीड मोर सपोर्ट फॉर बिग आंदोलन। बिल्कुल बराबर है जी। हम लोग पेरेंट्स के साथ बात करेंगे। यदि हजारों पालक आते हैं, हम कभी भी हम लोग जेल में जाने को तैयार हैं। बिजली आंदोलन में हमारे ऊपर कई सारे केसेस लग गए, हम तीनों इधर बैठे हैं, हमारे कई सारे कार्यकर्ता है,
जिनके ऊपर एक ही दिन में 10-10 केसेस हमारे ऊपर फाइल की गई है। तो ऐसा कई बार हमारे आंदोलन में हुआ है। आपको एक बात समझ में आ रही है जो मैं आप तीनों से कहना चाहता हूँ, मुझे जो समझ में आया है, ये मेरी पर्सनल प्रतिक्रिया ले लीजिएगा आप, कि आप लोगों को एक बात समझ में आ रही है, आप लोगों के ऊपर केसेस हुए, लेकिन ये लोगों को क्यों नहीं पता कि आपके ऊपर केसेस लोगों की वजह से आए। आप लोगों की वजह से, देखिए आपने जो शब्द चुना ना, ये भी इतना है कि हर जगह आप बोलना पड़ता है ना। आपने इस देश को रिस्पेक्ट करना सिखा दिया लोगों को, तो आप लोग जाते क्यों नहीं है? आप लोग इस बात का, देखिए मैं ये नहीं कह रहा आप प्रोपेगेंडा कीजिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप कम से कम हकीकत तो लोगों तक पहुंचाइए। आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हम प्रयास करते हैं। कल हमने एक स्टेटमेंट, हमारे जो स्टेट के कन्वेनर है रंगाभाऊ राजौरी जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि यदि सरकार बिल कम नहीं करती है और लोगों के कनेक्शन कट करते हैं तो हम उनके घर जाके कनेक्शन हम जोड़ देंगे। अब ये पेपर जो मीडिया है, मीडिया हाउस उतना पब्लिसिटी नहीं देता है। मैं आपको इसमें मैं आपको सवाल पूछूंगा, इसमें मैं वापस आऊंगा आपके, मैं चाहूंगा आप ही उसका जवाब दें मीडिया हाउस को लेकर। कविता जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मैंने आपके एक वॉलंटियर को देखा, संदीप सिंह शिव नाम है उनका। वो वॉलंटियर मुझे टोपी पहनकर दिखे, मैं टोपी कह रहा हूँ बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी जो ये टोपी है आम आदमी पार्टी की, ये पहनकर मैंने उनको एक जगह देखा जहाँ पर वो कुछ युवा लड़कों से बात कर रहे थे कि उनको भी आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहिए। ऐसे वॉलंटियर्स जो आगे बढ़कर बिल्कुल निसंदेह होकर आम आदमी पार्टी से जुड़े, और वो एक ऐसे वॉलंटियर है जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, तो मैं ये भी जानता हूं कि वो दिल्ली भी गए हैं, उत्तर प्रदेश भी गए हैं, पंजाब भी गए हैं, हर जगह खड़े रहे ऐसे वॉलंटियर्स। क्योंकि बाकी पार्टियों के जो युवा कमिटीज़ हैं उनकी, या युवा जो मोर्चे हैं, वो वहाँ के कई सारे युवा जो हैं वो दुखी हैं क्योंकि उनको वो पोजीशन मिलती नहीं है। क्या आम आदमी पार्टी के ऐसे वॉलंटियर्स जैसे संदीप सिंह हैं और भी आपके कुछ वॉलंटियर्स हैं, क्या उनका भी फ्यूचर ऐसे ही अंधकार में रहेगा? देखिए, सबसे पहली चीज हम हमेशा यही बोलते हैं कि हम राजनीति करने नहीं, सिखाने आए हैं। जो भी चीज आम आदमी पार्टी करती है, जैसे आप बोल रहे हैं आप क्यों नहीं इसका प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन वो हम इसीलिए नहीं करते क्योंकि हमें काम करना है। और हमारे मैक्सिमम वॉलंटियर्स, आम आदमी पार्टी नागपुर के जो भी वॉलंटियर्स हैं, मैक्सिमम सब इसी तरह की सोच रखते हैं कि हम लोगों को लोगों का काम करना है, लोगों के बीच में जाना है। और आई एम श्योर संदीप सिंह शिव आपने नाम लिया, वो भी हमारे इसी तरह के कार्यकर्ता हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि हमारे सभी कार्यकर्ता बहुत वेल्दी नहीं है, बहुत पैसे वाले नहीं है, पार्टी का ऑफिस चलाने के लिए भी हमें खुद पैसा खर्च करना पड़ता है। हम सब लोग मिलके ही कंट्रीब्यूशन से ये हर काम करते हैं, ऑफिस चलाते हैं, और जो भी एक्सपेंस होता है हम लोग उसी तरह खुद ही कंट्रीब्यूट करते हैं। और हमारे जो कोई आंदोलन होता है या कोई रैली होती है, खुद ही पेट्रोल भरते हैं अपनी अपनी गाड़ियों में सभी वॉलंटियर्स, और उसी तरीके से चलते हैं। तो किसी के भी बहुत ऊंचे ख्वाब नहीं है, और जब पार्टी बढ़ेगी तो सभी लोग प्रवाह में आगे बढ़ेंगे। कोई ये नहीं है कि किसी के साथ खराब हो रहा है। और संदीप सिंह शिव ने ही हमको कॉल करके आपके बारे में बताया था। मैंने ही उनसे रिक्वेस्ट करी। हाँ, जी, देखिए ना, देखिए कितनी, मतलब मैं मेरे लिए बात कर रहा हूँ, कितने दुर्भाग्य की बात है कि मुझे ये तक नहीं पता कि आम आदमी पार्टी का नागपुर में ऑफिस कहाँ है। ये हाँ, वाकई सोचने वाली बात है। लेकिन हाँ, हम आपके मीडियम से, आपके फेसबुक लाइव से लोगों को यही बताना चाह रहे हैं कि अब आपको एक अच्छी सरकार चाहिए, एक अच्छा एनएमसी, आपको विदाउट करप्शन चाहिए। अब हम सभी को पता है कि कैसे यहाँ जो एनएमसी कमिश्नर थे तुकाराम मुंडे जी, उनको सारी पार्टीज ने किस तरह से झोल झाल करके और उनको नागपुर से विदाई दे दी, यहाँ से हटा दिया। आप कहाँ थे जब उनपे इस किस्म का प्रेशर बढ़ रहा था? हम लोग बराबर हर आंदोलन में साथ थे, हम लोग उनके साथ बराबर खड़े हुए थे। और हम आपको ये आज बताना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारी अगर एनएमसी में आती है सरकार, तो हम सबसे पहले उन्हीं को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो नागपुर आए, यहाँ पे एनएमसी कमिश्नर बने, क्योंकि हमारे यहाँ कोई करप्शन नहीं होगा। और वो इतने ईमानदार ऑफिसर जो जहाँ जाते हैं हर जगह से उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, नागपुर में स्थायी रूप से वो यहीं पे सर्व करेंगे, और हम उनके साथ नागपुर की जनता को सर्व करना चाहेंगे। जगजीत सिंह जी, जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि आप
आम आदमी पार्टी के 2022 को लेके बहुत सारी एजेंडाज जो हैं वो बहुत क्लियर हैं। इस बात पे तो आप सॉर्टेड हैं कि 2022 आते आते कुछ बड़े खुलासे करने हैं, आते आते एक बड़ी शक्ति तैयार करनी है, आते आते 2022 में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स खड़े करने हैं जो दमदार पैसों के साथ या शक्ति के साथ जो नेता सामने खड़े रहे उनके साथ लड़ पाए। क्या यही एक तैयारी चल रही है? ये क्या हम ये समझें कि ये अंडर द टेबल तैयारी है और जब 2022 आएगा तब आप जो टेबल पे रखेंगे वो लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग होगा? देखिए, हमारी पूरी तैयारी शुरू है। लोगों के सामने हम दोनों चीज रखेंगे। 18 साल का कार्यकाल, उसके पहले कांग्रेस का कार्यकाल, वो तो अब लोग भूल चुके होंगे, लेकिन ये 18 साल का कार्यकाल बीजेपी का, इसमें जो कुछ हुआ है ये सामने रखा जाएगा। और हमारे स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टो मुद्दे जो लोगों के मुद्दे होंगे वो मुद्दों को रखा जाएगा और उसमें हम पर्याय बन के सामने आएंगे कि आपको एक साफ सुथरी और एक प्रोग्रेसिव और नॉन करप्ट गवर्नमेंट चाहिए तो आम आदमी पार्टी को चुन के लाइए। ये मुद्दे जो आज तक के इसका कोई हल नहीं निकला है, आपको इन सब विषय से बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है, इन सब मुद्दों को हम प्लानिंग करके ढंग से बिल्कुल तरीके से जो कहा है वो करके बताएंगे, जैसा दिल्ली में हुआ है। मेरे आखिरी 2 सवाल आपसे। मेरा एक सवाल आपसे ये, एक सवाल फिर मैं वानखेड़े सर से पूछूंगा। आपसे मेरा सवाल ये कि ये जो आप नेता चुनेंगे, जो आप कॉर्पोरेटर इलेक्शन के लिए अपना जो कैंडिडेट चुनेंगे, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि बाकी जो पार्टीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट शायद ये है कि ये किसका रिश्तेदार है, कौन से नेता का रिश्तेदार है ना, दादा पोता चाचा काका भतीजा भांजा, है ना, और उसके बाद फिर जाति पे आते हैं वो, है ना, तीसरा उसका खुद का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये सब आधार होते हैं उनके रिक्वायरमेंट्स के। आपके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट खड़ा होगा एज अ फॉर द कॉर्पोरेटर इलेक्शन, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगे? बिल्कुल, हमारे सबसे पहले तो 3 रिक्वायरमेंट है 3 C's के। क्रिमिनल नहीं होना, करप्ट नहीं होना और किसी भी प्रकार का उनके साथ में कम्युनल नहीं होना। ये हमारा क्लियर कट एजेंडा है। फिर हमें पढ़ा लिखा लीडर चाहिए, हमें थोड़ा सा एजुकेटेड लीडर चाहिए। एजुकेटेड लीडर प्लानिंग करके कोई भी काम को इम्प्लीमेंट कर सकेगा, नई सोच दे सकेगा। हम मेयर भी ऐसा बनाना चाहेंगे जिसके पास में विजन हो, जो आगे की बात कर रख सके। नागपुर के अंदर में अगर हमें कुछ करना है तो एक विजन रखने वाला होना, ना कि भारतीय जनता पार्टी के समान जो हर साल में एक अपना मेयर बदल डालते हैं। इस तरीके का काम हमारा नहीं होगा, प्लान्ड तरीके से काम होगा। इसके लिए हमको एजुकेटेड लोग लगेंगे और हम लोग बिल्कुल पढ़े लिखे लोगों को लेकर के ट्रेनिंग दे करके उनको पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस की भी ट्रेनिंग देंगे, उनको प्लानिंग की भी देंगे, उनको बजट कैसे बनाया जाता है इसके बारे में भी ट्रेनिंग देंगे। हमने प्रोफेशनल्स वगैरह से सबसे बात कर ली है। हमारा पहला दौर जो कैंडिडेट का होता है, जो पॉलिटिकल डाटा के ट्रेनिंग का बात होता है, वो हम कर चुके हैं और इसको हम हर महीने करने वाले हैं और इसी तरीके से हम अपने कैंडिडेट को तैयार करेंगे और लास्ट 6 मंथ्स में हम अपना मैनिफेस्टो लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को पूरा कन्विंस करेंगे कि आम आदमी पार्टी को जिता के लाइए तो नागपुर की सूरत बदल सकती है जैसे दिल्ली की सूरत बदली है। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूं उसके पहले आप इस जगदीश सिंह जी जो कह रहे थे उसको उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? एकदम अच्छे छवि वाले हम लोग कैंडिडेट देंगे जिनकी छवि समाज के अंदर अच्छी है, जिनके लिए लोग मानते हैं, जिनको मानते हैं कि ये लोग अच्छे हैं। लोगों की राय हम लेंगे, जरूर लेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं की राय लेंगे कि कौन अच्छे कैंडिडेट बन सकते हैं। और पढ़े लिखे होना चाहिए, नॉन करप्ट होना चाहिए, नॉन क्रिमिनल होना चाहिए, नॉन कम्युनल होना चाहिए। ये सारी बातें देखते हुए ही हम अच्छे जिनके अंदर राष्ट्रभक्ति का ये हो ऐसे कैंडिडेट देने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल, नागपुर की मीडिया भी आपको हेल्प नहीं करती? क्या प्रॉब्लम है मीडिया के साथ? क्या प्रॉब्लम है आम आदमी पार्टी का? क्या आप लोग नागपुर की मीडिया को पार्टीज नहीं देते, उनको
बड़े बड़े होटलों में पार्टीज के लिए इनवाइट नहीं करते। आप तो मीडिया के साथ भी अच्छा रिश्ता नहीं निभा पा रहे हैं। कहाँ कहाँ कमी रह गई? अब ये मत बोलिएगा कि उसके लिए भी बहुत फंड्स लगते हैं। नहीं, आपने जो चीजें बोली है वो तो बिल्कुल हम लोग नहीं करते। या ये भी मत बोलिएगा कि मेरे सवाल में मेरा जवाब है। हम लोग ये काम नहीं कर पाएंगे जी। हम अच्छे रिश्ते बनाएंगे उनके साथ जी। हम मुद्दे उनको समझाएंगे कि ये इशू क्यों मीडिया के माध्यम से जनता तक जाना चाहिए। क्यों अगर आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी में एक बड़ा मुद्दा होता है, एक बड़ा विभाजन का मुद्दा आता है और एक बड़ा सीरियस मुद्दा है क्यों वो एक अखबार के 7वें पेज में आता है? क्यों पहले पेज पर या दूसरे पेज में उसको जगह नहीं मिलती? इसीलिए शायद कि नागपुर के मीडिया ने अखबारों में भी आम आदमी पार्टी अपनी जगह नहीं बना पाई। नहीं, हम लोगों ने जगह उसमें कहाँ बनाना चाहिए, हमारा काम बराबर चालू है। लेकिन आपने जो चीजें बोली है वो हम नहीं करते हैं। लेकिन मीडिया हमारे जो काम होते हैं उसको प्रिंट यानी देती है, उसको स्पेस देती है, जनता तक पहुंचाने का काम करती है। उतना स्पेस नहीं मिल रहा है, आप बोल रहे हैं उतना स्पेस नहीं मिल रहा है, फ्रंट पेज पे हम लोग नहीं आ रहे। लेकिन आपको आने वाले 2, 4, 6 महीने में काम के माध्यम से, मुद्दों के माध्यम से, क्योंकि जब मुद्दे महत्व के होते हैं बहुत दिन तक दबाया जाता है। अर्नब गोस्वामी हो या आप इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी देखते होंगे, बहुत दिन तक कोई भी चीज को दबा सकते हैं। लेकिन कभी ना कभी मुद्दा यदि सही है, बात सही है तो ऊपर आती है और मीडिया को फ्रंट पेज पे देना पड़ेगा। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो मीडिया को फ्रंट पेज पे लेना पड़ेंगे। आज नहीं आएंगे फ्रंट पेज पे, लेकिन आने वाले समय में, चुनाव के पहले बोलो या चुनाव के दौरान बोलो, वो मुद्दे फ्रंट पेज पे आएंगे, जगह मिलेगी। क्योंकि हम जनता के हित की बात करेंगे, हम किसी लीडर की बात नहीं करेंगे, हम कोई और चीज की बात नहीं करेंगे, हम खाली जाति की बात नहीं करेंगे, हम धर्म की बात नहीं करेंगे, हम मंदिर बनाने की बात नहीं करेंगे। मंदिर बनाने का काम समाज के नागरिक करते हैं, वो अपना काम करेंगे। लेकिन स्कूल बनाने की बात हम करेंगे, लोगों को मुफ्त में पानी देने की हम बात करेंगे, लोगों को स्वास्थ्य सेवा, लोगों को अच्छी हेल्थ सर्विस हमारे नागपुर शहर के लोगों को मिलना चाहिए। जो 70%, 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको प्राइवेट अस्पताल में कोविड के दरमियान 12-12 लाख रुपए का बिल देने की नौबत आ गई थी। ये नौबत फिर से इस नागपुर के जनता को नहीं आएगी। कोई भी बड़ी बीमारी भी आ जाए तो सरकारी अस्पताल में उनको इलाज मिले, ये बात हम करेंगे तो जरूर हम लोगों को फ्रंट पेज पे जगह मिलेगी और मीडिया हम लोगों को गंभीरता के साथ लेगा। जब हम गंभीरता के साथ चुनाव लड़ने जाएंगे तो बिल्कुल मीडिया भी हमारे को स्पेस देगी, ऐसे हमें उम्मीद है। हमारा मीडिया के साथ कोई दुश्मनी तो है नहीं और मीडिया वाले बिल्कुल फोन भी करेंगे, बात भी रखेंगे। और जिस प्रकार से आज आप आए हैं, आपको भी हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं पहली बार नहीं आया हूँ, मैं आपको वचन देके जा रहा हूँ कि मैं दोबारा भी आऊंगा आपके पास। बिल्कुल आपके साथ हम बात करते रहेंगे और जिस प्रकार से आप आए हैं इसी प्रकार से बाकी मीडिया के लोग भी आएंगे, बात करेंगे और जनता के हित में हम बात करेंगे तो वो जनता तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। कविता जी, आपने एक बिगुल बजा दिया है नागपुर महानगर पालिका के इलेक्शन लड़ने का 2022 में। 100 कैंडिडेट्स या जितने भी नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनके साथ आम आदमी पार्टी उतरने वाली है। एक बात, क्योंकि अब इंटरव्यू हम ख़त्म करने आ रहे हैं, पहली बार ही मुलाकात 1.5 घंटे की हुई है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक बात जो आप नागपुर के, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लोगों तक जाएगा, तो जो एक बात आप कहना चाहती हैं नागपुर के एक सामान्य नागरिक से जो वोट देता है बड़ी उम्मीद से, आम आदमी पार्टी की तरफ से आप उन्हें क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम सभी को अपने बच्चों से प्यार करना चाहिए। बच्चों से क्यों प्यार करना चाहिए? आगे आने वाला कल, आगे आने वाला कल कैसे होगा? अभी तो क्या चल रहा था देश में दौर, अच्छा खासा पढ़ लिया, बच्चे को बाहर भेज दिया, बाहर US, UK कहीं पे भी भेजा। अब वहाँ के भी अपने रूल्स आ गए हैं, इमिग्रेशन रूल्स आ गए हैं। अब हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पाएंगे। हमें अपने बच्चों से प्यार है, हमें यही स्वर्ग बनाना पड़ेगा नागपुर के लिए, स्पेशली नागपुर के लिए जो इतना करप्शन, इतना ज्यादा कर्जे में डूबी हुई है NMC। प्लीज हम सबको अब जगना पड़ेगा, उठना पड़ेगा और ये करप्शन जो भी हो रहा है, भ्रष्टाचार, उसको दूर करने के लिए आप एक बार आम आदमी पार्टी को चांस देके देखिए और फिर देखिए वो जो दिल्ली मॉडल है, बिजली हाफ, पानी माफ, और कितना ज्यादा हम कोई पॉलिटिकल पार्टीज वाले क्या करते हैं, थोड़े से पैसे देके 500-1000 रुपए में
जाके और कई वोटर्स को खरीद लेते हैं। हम नागपुर की जनता से वादा करते हैं कि बिजली, पानी, हाउस टैक्स जो आज बड़ा ले रहे हैं, उन सबका अगर आप सबका टोटल करें वो कहीं हजारों रुपए होगा। तो आप ये हजारों रुपए बचा सकते हैं। आम आदमी पार्टी को एक चांस दीजिए। वी विल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों ने अपना वक्त दिया, आप तीनों ने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी देखिए, होता क्या है अमूमन हमारी ज़िंदगी में कि हम जब वोट डालने जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कारण होते हैं, और वो कारण राष्ट्रीय कारण होते हैं, किसी को लोकल लेवल पे कंसर्न्स होते हैं तो वो वोट देता है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, या फिर वो एक एमएलए का इलेक्शन हो, या फिर वो एक कॉरपोरेटर का इलेक्शन हो, हम वोट देते हैं ये सोच के कि उसकी राष्ट्रीय छवि क्या है। पहले राष्ट्रीय छवि, फिर स्टेट लेवल पे छवि, फिर हमारा जो लोकल कंटेंडर है उसकी छवि, और उसकी छवि को ध्यान में रखते हुए हम उसको वोट डाल देते हैं। कई वर्षों से कई सारे लोगों ने अपने वोटों को बर्बाद किया है, ये आप भी कहीं ना कहीं अग्री करते हैं। सरकारें आई, सरकारें जाईं, गईं, और आज भी हमारे रास्तों में गड्ढे हैं, आज भी पानी की प्रॉब्लम है, आज भी कोरोना के इस काल में जहाँ खाने के वांदे थे, अब शायद अंधेरे में अपने बच्चों को कैंडल में पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि शायद वो मोबाइल पे पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका मोबाइल चार्ज नहीं हो पाएगा। काफ़ी सारी समस्याएं हैं, और उन समस्याओं के सामने में हमारा एक वोट बहुत सारे जवाब दे देता है। होता ये है कि हम अपने उस वोट का सही फ़ायदा नहीं उठाते, और मुझे दिक्कत उन वोटर्स से नहीं है जो शायद गलत मानसिकता रखकर गलत लोगों को वोट दे देते हैं। मुझे तकलीफ़ है उन लोगों से जो सिर्फ थोड़ा सा चिकन खाने के लिए, थोड़ी सी शराब पीने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करते फिरते हैं, कुछ पैसों के लिए, जिनसे उनके घरों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिर्फ 10 या 15 दिन सॉल्व हो पाएंगे। वो 10-15 दिन की रिक्वायरमेंट्स के लिए वो अपना ईमान बेच देते हैं, और उनका ईमान बिक जाता है और हमारी ज़िंदगियां बिक जाती हैं। ये पहले हुआ है, अब कोई कोशिश कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इनको वोट दें, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इनको साथ दें, पर मैं आपको यही करूँगा कि आप इनके बारे में एक बार सोचें, क्योंकि जो बात पहले आपसे करता है वो पहले आपको रिस्पेक्ट देता है, और जो रिस्पेक्ट देता है वो आपको ये सोचने में मजबूर करता है कि वो आपको रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है, क्योंकि वो एवज में रिस्पेक्ट डिमांड भी कर रहा है। आम आदमी पार्टी एक सपना दिखाने की कोशिश कर रही है, वो सपना जो हर नागपुरवासी कई वर्षों से देख रहा है। अब वो सपना वो पूरा करेंगे कि वो बाकी पार्टियों जैसे रहेंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन आज के लिए जो इनके सपने हैं, अगर वो साकार करने में हम थोड़ी सी इनकी मदद कर दें तो शायद एक उम्मीद जाग जाए, और वो तीसरा फ्रंट जिसकी उम्मीद, जिसकी ज़रूरत हमारे देश को है, वो मिल जाए। कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सपनों की इज्जत करें। सपने नहीं देखेंगे तो सपने साकार नहीं होंगे। जिंदा रहें। जय हिंद।